हेलो फ्रेंड्स। जूनियर अकाउंटेंट और संगणक भर्ती के लिए जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने अपनी एक सीरीज़ चला रखी है कि आरएसएसबी जो बोर्ड है उसने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे हैं उन सभी को मैं एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूँ। किसी में 10 क्वेश्चन पूछ रखे, किसी में 20, किसी में 15, किसी में 5। तो ये सीरीज़ जो है जो जिसमें भी कंप्यूटर के सवाल आएंगे, संगणक हो चाहे जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बहुत अच्छे स्तर के इसमें प्रश्न पूछ रखे आरएसएसबी बोर्ड ने। तो पहले भी मैंने पटवार में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए सोल्व करवा दिए, और भी मेन पटवार मेंस में तो करवा दिया है, पटवारी के करवा दिए। अब ये वीडियो के एग्ज़ाम्स हैं, वीडियो के जो पेपर हैं 4 पेपर हैं जिनमें से प्रत्येक पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको और मैं सोल्व करवा देता हूँ। उसके बाद भी मोटर व्हीकल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कुछ कंप्यूटर के अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी मैं सोल्व करवा दूंगा। जो भी पूछे गए हैं आज तक विभिन्न परीक्षाओं में कंप्यूटर क्वेश्चन सभी को सोल्व करवा दूंगा। उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप उसको देख लेना। तो चलिए, जो पहला पेपर है ग्राम विकास अधिकारी प्री भर्ती परीक्षा का, जो कि 27/12/2021 को कंडक्ट करवाया गया था, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। देखो, पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में खालिस्तान दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। ऑप्शन है नेटिकेट, टेलनेट, नेट न्यूट्रलिटी और वेब सर्वर। जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं एग्जाम में तो आपको क्या करना है, जब प्रश्न समझ में ना आए तो उसको 2-3 बार पढ़ना है। ये क्या कहना क्या चाह रहा है कि जो इंटरनेट है उनसे संबंधित जो न्यूज़ होती है, इंटरनेट से संबंधित, वो किन्हीं अन्य लोगों को आहत ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, तो उससे संबंधित जो नियम होते हैं उनको क्या कहा गया है, ये पूछ रहा है ये। ऑप्शन है नेटिकेट, टेलनेट, नेट न्यूट्रलिटी और वेब सर्वर। तो राइट आंसर तो होगा इसका ऑप्शन ए, नेटिकेट। नेटिकेट क्या होता है, जो इंटरनेट शिष्टाचार होता है उसी को हम नेटिकेट कहते हैं। इंटरनेट से संबंधित जो शिष्टाचार का पालन होता है उसको नेटिकेट कहा गया है कंप्यूटर की भाषा में। ऑप्शन राइट होगा इसका ए, नेटिकेट। टेलनेट क्या है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। ये क्या काम आता है टेलनेट, जो यूजर होता है, कंप्यूटर को यूज करने वाला यूजर होता है, उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में उपलब्ध जो सेवाएं हैं या कोई डाटा है उसको उपयोग करने की अनुमति देता है, उसको हम टेलनेट कहते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे जो यूज करने वाला यूजर है इस कंप्यूटर में जो डाटा है या इसके जो फंक्शन है उनको यूज कर ले, उस प्रक्रिया को हम टेलनेट कहते हैं। तो टेलनेट मैंने बता दिया, नेटिकेट बता दिया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये होगा, नेटिकेट। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कोई सा भी एग्जाम हो, ज़्यादातर एग्जाम्स में जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। तो आपको जो पीढ़ियाँ हैं उनकी जो समय है उसको भी याद रखना है, और कौन सी पीढ़ी में किस चीज़ का आविष्कार किया गया है ये भी याद रखना है। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था, द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। अब मैं आपको सारी पीढ़ियाँ बता देता हूँ कौन सी पीढ़ी में किस किस का आविष्कार हुआ। प्रथम पीढ़ी के समय की बात करें, प्रथम पीढ़ी के समय की बात करें तो समय इसका 1942 से लेकर के 1955 तक, और प्रथम पीढ़ी में आविष्कार हुआ वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। सेकंड पीढ़ी की बात करें तो समय है इसका 1955 से और 64 तक, और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, आविष्कार हुआ, जैसे मैंने बताया। तीसरी पीढ़ी की बात करें 1965 से लेकर के और 1974 तक तीसरी पीढ़ी का समय है, और तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का आविष्कार हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है बोलते हैं उसको। और चौथी पीढ़ी की बात करें तो यह है 1975 से लेकर के और 1989 तक हम चौथी पीढ़ी का समय बताते हैं, और इसमें ULSI और जो VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इनका आविष्कार चौथी पीढ़ी में हुआ, और वर्तमान में चल रही है अपनी 5वीं पीढ़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में
किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है सोकली, बर्नौली, विंचेस्टर और डिस्क पैक। ये थोड़ा अच्छा लेवल का और प्रश्न है। कुछ प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड इस तरीके के डाल देता है कि हवा भी नहीं लगती है उनकी, और कभी कभी ऐसे डालता है सारे प्रश्न की बिल्कुल ही लो लेवल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सोकली। जो सोकली है वो एक डिस्क का प्रकार नहीं है, बाकी बर्नौली, विंचेस्टर और डिस्क पैक ये सभी हार्ड डिस्क के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? अब इसको आप देखेंगे कि जापानी पंचम जनन कंप्यूटर क्या है, तो ये कुछ अटपटा सा लग रहा होगा प्रश्न आपको, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज देखो विच लैंग्वेज इज बीइंग यूज एज द बेसिस फॉर द जापानीज 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। यानी कि जो जापानी कंप्यूटर हैं उनकी जो 5वीं पीढ़ी है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश लैंग्वेज देख लें, उससे आपको आसानी रहेगी प्रश्न को समझने में। तो जो जापानी कंप्यूटर है उनकी जो 5th जनरेशन है, 5वीं जनरेशन में, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए है एल्गोरिदम, कोबाल, सी और प्रोलोग। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, प्रोलोग। जो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक भाषा है जिसको उच्च स्तरीय भाषा के नाम से जाना जाता है, जापान द्वारा इसका 5वीं पीढ़ी में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। कोबाल जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका उपयोग व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, इसका व्यावसायिक उद्योगों में, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का। एल्गोरिदम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एल्गोरिदम लैंग्वेज। इसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, प्रोलोग भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 का, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं। ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, न तो ध्वनि और ना ही चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट कर सकते हैं। यानी कि जो पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उनमें हम किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं? ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं, चलचित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, कोई एनिमेशन दे सकते हैं। तो कौन कौन से हम इन इफ़ेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो पावर पॉइंट हम प्रस्तुतिकरण तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसमें हम ध्वनि क्लिप्स दे सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स दे सकते हैं, चलचित्र क्लिप्स भी दे सकते हैं। इसके साथ में स्लाइड ट्रांजिशन भी प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो साउंड भी दे सकते हैं, आउटलाइन इफेक्ट भी दे सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं। ये सभी हम पावर पॉइंट में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। अगला प्रश्न है 76, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? ऑप्शन है 1880, 1900, 1906 और 1910। ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट किया था, डिलीट प्रश्न किया था। डिलीट क्यों किया था वो बता देता हूँ कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में किया गया था, जो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। और 1904 में किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग याद रखना, फ्लेमिंग ने 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है 1942 से 1955 तक की, जिनमें इनका प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। संगणक एग्जाम हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट, इसमें जो शॉर्टकट की है, चाहे तो वो MS वर्ड से संबंधित हो, MS एक्सेल से संबंधित हो, या पावर पॉइंट से संबंधित हो, या कोई नॉर्मल कीवर्ड हो, वो आपको एक पेज पे अच्छे से लिख के और उनको डेली याद करना है। फिर धीरे धीरे उनको 5 दिन में 10 दिन में आप उनको जो शॉर्टकट किए उनको याद करना है। आपको जूनियर अकाउंटेंट में 3 से 4 और संगणक में आपको 2 से 3 एक जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे शॉर्टकट की से। तो इसकी बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 किससे संबंधित है? ऑप्शन है मेल मर्ज से, बुकमार्क से, फुटनोट से और मैक्रो से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, बुकमार्क से। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग हम MS वर्ड 2019 में बुकमार्क से संबंधित होती है। ये शॉर्टकट की सभी शॉर्टकट की याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है और कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा। यानी कि आप MS एक्सेल में हैं और कौन सी सेल में आपका कर्सर है? M130 में। M130 में आपका कर्सर है, ठीक है। और आप कीबोर्ड पर से होम बटन दबा देते हैं, होम की का प्रयोग कर देते हैं, होम बटन दबा देते हैं, तो आपका कर्सर कहाँ पे चला जाएगा? यानी कौन सी सेल सक्रिय हो जाएगी? फिर ऑप्शन है A1, M1, A130 और कोई गमनागमन नहीं होगा। राइट आंसर
ऑप्शन सी होगा इसका A130। यहाँ पे MS एक्सेल में जो सेल बनाई गई है M130, वहाँ पे हमारा कर्सर है और ऑप्शन में हमें A130 दे रखा है। तो जो पहली सक्रिय सेल होगी जिसको हम होम के नाम से जानेंगे, तो होम बटन दबाते हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा A130 के ऊपर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। यह भी प्रश्न अच्छे लेवल का है, हवा भी नहीं लगती है ऐसे प्रश्नों में एग्जाम हॉल में। आयत प्रोसेसिंग को दर्शाता है, समांतर चतुर्भुज इनपुट आउटपुट को दर्शाता है, समचतुर्भुज डिसीजन को दर्शाता है और त्रिभुज टर्मिनल को दर्शाता है। तो इसमें अनुचित युग्म क्या है? ऑप्शन डी सही होगा इसका। जो त्रिभुज है वो टर्मिनल को नहीं दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप इन चीज़ों को एक कॉपी में नोट कर लें कि प्रोसेसिंग किनको दर्शाता है? आयत को। इनपुट आउटपुट किसको दर्शाता है? समांतर चतुर्भुज को। और डिसीजन किसको दर्शाता है? समचतुर्भुज को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुण धर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? ऑप्शन है लेजर प्रिंट, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यानी प्रिंटरों की बात की गई है। जो ग्राफिक्स अगर हमें रिप्रोडक्शन तैयार करना है मान लीजिए, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीके का कौन तैयार करेगा? प्लॉटर तैयार करेगा। प्लॉटर का उपयोग क्या होता है? जो ग्राफ्स प्रस्तुत करने होते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर होते हैं, वास्तुविद होते हैं, वो प्लॉटर का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े ऐसे इस तरीके के चार्ट बना करके इन प्लॉटर में दर्शाया जाता है उनकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और ये इंजीनियरिंग वगैरह में काम आता है। लेज़र प्रिंटर क्या है? लेज़र बीम की सहायता से तेज़ गति से प्रिंटर करता है, लेज़र बीम कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है। और इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? जो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, और जिसमें हम कार्ट्रिज का प्रयोग करते हैं वो इंकजेट प्रिंटर कहलाते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं? जिनमें इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इनमें प्रिंटर का खर्चा कम आता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं इनमें प्रिंटर का खर्चा कम आता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये क्या होते हैं? जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, उसमें तो जब हम कागज़ प्रिंट होता है तो उसमें जो अक्षर होते हैं वो छपाई के तौर पे होते हैं, स्याही इनके यानी कि पेपर के संपर्क में आती है। ठीक है, और जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं वो लेजर की सहायता से कॉपी बनती है, प्रिंटिंग होती है। ठीक है, इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और जो प्रिंटर होते हैं उनका इकाई होती है नापने की, वो DPI होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के, वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।